हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के ऑनलाइन कोर्स में। तो हमने कल मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ा और हम स्थापत्य कला को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। और हमने कल स्थापत्य कला के संदर्भ में स्तंभ लेख पढ़ा और आज हमें स्तूप के बारे में पढ़ना है। करें सांची स्तूप के संबंध में। तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, और इसी रायसेन जिले में एक शहर है सांची, जिसको मध्य प्रदेश का सोलर शहर कहा जाता है। तो हमें मौर्यकालीन सांची से 3 स्तूप प्राप्त होते हैं। सन 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई। और स्तूप संख्या 1 की बात करें तो इसको महास्तूप या द ग्रेट स्तूप भी कहा गया है। और इस स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध के धातु अवशेषों को रखा गया है। माना जाता है कि इस स्तूप में जो वेदिका थी मौर्य काल में वह काष्ठ की निर्मित थी, अर्थात लकड़ी की बनी हुई थी, जिसको आगे चल के शुंग काल में पाषाण वेदिका या पत्थर की वेदिका बनवाई गई। दोस्तों, ये स्तूप संख्या 1 है। आगे हम देखें स्तूप संख्या 2 के बारे में, तो इसको काला स्तूप भी कहा गया है। और इस स्तूप में मौर्यकालीन धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष रखे गए हैं। जबकि स्तूप संख्या 3 है दोस्तों, तो इस स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मोदगलायन के धातु अवशेष रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये सांची का स्तूप था। फिर देखें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से प्राप्त होता है। रायसेन जिले में भी कहा दोस्तों, तो सांची से, सांची शहर से। तो यहाँ 3 स्तूप हैं। महास्तूप स्तूप संख्या 1 है, जो इसको द ग्रेट स्तूप भी कहा गया है। और स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। आगे देखें तो हमें मध्य प्रदेश के सतना जिले से भी एक स्तूप प्राप्त हुआ है मौर्यकालीन के बारे में। तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। और दोस्तों, इस स्तूप की खोज 1873 में जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। और इस स्तूप का निर्माण कार्य जो है मौर्योत्तर काल या शुंग काल में पूर्ण हुआ। आगे हमें जैसे धर्मराज का स्तूप, जो कि 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तक्षशिला और सारनाथ से। और बोध गया स्तूप, नालंदा स्तूप हमें देखना है। सबसे पहले सांची का स्तूप, तो हम जानते हैं इसकी खोज सन 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में दोस्तों सांची शहर है, जो कि मध्य प्रदेश का सोलर शहर कहा जाता है। तो यहाँ से हमें मौर्यकालीन 3 स्तूप प्राप्त होते हैं। जो स्तूप संख्या 1 है, ये सबसे बड़ा स्तूप है और इसको द ग्रेट स्तूप या महास्तूप भी कहा जाता है। माना जाता है कि मौर्य काल में इसकी वेदिका वेदिका दोस्तों स्तूप का एक भाग है, जो कि चारों ओर बनाई जाती थी स्तूप के। तो इसकी वेदिका काष्ठ की निर्मित हुई थी। कब? तो मौर्य काल में, जिसको शुंग काल में या मौर्योत्तर काल में पाषाण वेदिका अर्थात पत्थर की वेदिका बनवाई गई। और देखें तो इसमें भगवान गौतम बुद्ध के धातु अवशेष रखे हुए हैं। आगे स्तूप संख्या 2 के बारे में, तो यह मौर्यकालीन धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष रखे गए हैं स्तूप संख्या 2 में। और इसको काला स्तूप भी कहा गया है। स्तूप संख्या 3 के संबंध में देखें तो यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के 2 शिष्य हैं दोस्तों, सारिपुत्र और मोदगलायन। इनके धातु अवशेष स्तूप संख्या 3 में मिलते हैं। और भरहुत स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से प्राप्त होता है, ये भी मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। और सांची भी। तो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया स्तूप था ये भरहुत। और इसका निर्माण कार्य शुंग काल में पूर्ण हुआ, जबकि मौर्य काल में प्रारंभ हो गया था। आगे देखें तो धर्मराज का स्तूप, जो कि हमें 2 स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक तो तक्षशिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, और एक सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो स्तूप दोस्तों धर्मराज का है, ये सारनाथ में है, तो इसको धमेक स्तूप भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो धमेक स्तूप।
आगे देखें तो हमें बिहार से भी कुछ स्तूप प्राप्त हुए हैं, जैसे बोध गया स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया और मौर्योत्तर काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। नालंदा स्तूप, इसको भी सम्राट अशोक ने बनवाया और ये भी बिहार में है। तो स्तूप के संबंध में हमें सांची का स्तूप और भरूच स्तूप जो कि ये दोनों मध्य प्रदेश में है, और धर्मराज जी का स्तूप दो जगहों से प्राप्त होते हैं, तक्षशिला और सारनाथ से। और बोध गया और नालंदा स्तूप ये मुख्यतः में बिहार से प्राप्त होते हैं और इन दोनों का निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था। आगे हमें देखना है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद आधुनिक पटना शहर या प्राचीन नाम मिलता है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के कुम्हार और बुलंदीबाग से इस पुनर महोदय को कुछ लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है वह लकड़ी से निर्मित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो कि पाटलिपुत्र के बुलंदीबाग और कुम्हार से प्राप्त होते हैं, इसके अवशेष इस पुनर महोदय ने खोजे और ये लकड़ी के निर्मित थे। अवशेष हमें लकड़ी के प्राप्त होते हैं। और फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। दोस्तों फाहियान चीनी यात्री है जिसकी पुस्तक का नाम फोकियों की है। आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में। आगे हमें देखना है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो हरप्रसाद शास्त्री हुए हैं इतिहासकार, ये लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। जबकि हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि अशोक की अहिंसावादी नीति या शांतिवादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे का मुख्य कारण था। जबकि डीडी कौशाम्बी ने वित्तीय संकट को माना है और रोमिला थापड़ लिखती हैं कि अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है। हम देखें एक कारण और, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जा सकता है। हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल में कि गुप्तोत्तर काल में कन्नौज का आर्थिक और सामरिक महत्व बढ़ा, और जबकि पाटलिपुत्र की हालत बेहाल थी उस टाइम पे। तो हम इसको मान सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। और एक कारण में और लिख सकते हैं कि अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, क्या दोस्तों, अयोग्य उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। एक बार फिर देखेंगे, सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसा कि हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या होगा दोस्तों, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। क्या होगा, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। और यदि ये भी पूछे कि हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे का मुख्य कारण क्या था, तो अशोक की अहिंसावादी या शांतिवादी नीति। जबकि डीडी कौशाम्बी ने वित्तीय संकट को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। और आगे हम देखें तो रोमिला थापड़ ने अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। जबकि हमें एक अन्य कारण भी प्राप्त होता है कि सम्राट अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से भी हमें मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मान सकते हैं। तो दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य है और आज आप लोगों का मौर्य साम्राज्य का सेक्शन समाप्त होता है और कल से हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। दोस्तों मौर्योत्तर काल हम कल से पढ़ेंगे। तो हमने मौर्य साम्राज्य में करीब हम लोगों की 10 से 11 क्लासें हो चुकी हैं और हमने देखा इसका शासनकाल या कार्यकाल जो है 322 बीसी से करीब 185 बीसी के आसपास है। और तो वहीं हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों मौर्योत्तर काल के संबंध में देखें कि जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि मौर्यों के बाद का काल क्या कहा जाता है, मौर्योत्तर काल। इसको जिस तरह से दोस्तों मौर्य काल में किसी एक राजवंश के नाम पे इस काल का नाम पड़ा, तो मौर्योत्तर काल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मौर्योत्तर काल में बहुत से राजवंशों ने शासन किया
और हम देखें तो देशी राज्यों में सर्वप्रथम शुंग, कंड, आंध्र, सातवाहन और वाकाटक, और इन्हीं के समकालीन कुछ विदेशियों ने भी भारत पे आक्रमण किया और इन्हीं देशी राज्यों के समकालीन शासन किया। विदेशी राज्यों में देखें तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक या यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये दोस्तों 4 राज्य देशी और 4 राज्य मुख्यतः विदेशियों ने इस मौर्योत्तर काल में भारत में शासन किया। तो इसलिए हम किसी एक राजवंश के नाम पर इस काल का नामकरण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मौर्योत्तर काल के नाम से इस काल का अध्ययन करेंगे। तो कल प्रारंभ करेंगे मौर्योत्तर काल को पढ़ना। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी क्लासें आप तक निर्धारित समय तक पहुंचती रहें। और जिसको दोस्तों पूरा इतिहास कंप्लीट करना है या इतिहास को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है तो आप